मॉर्निंग। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन हैं और प्रत्येक लॉ अलग अलग चीज़ों के बारे में बताता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पहला लॉ किसके बारे में बताता है। फर्स्ट लॉ इनर्शिया एंड डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में बताता है। सेकेंड लॉ एक्सेलरेशन एंड फार्मूला ऑफ फोर्स के बारे में बताता है। एंड थर्ड लॉ कॉज एंड इफेक्ट्स, या जिसे हम एक्शन एंड रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसके बारे में बताता है। फर्स्ट लॉ इनर्शिया एंड डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। आइए पहले इनर्शिया के बारे में समझ लेते हैं कि इनर्शिया होता क्या है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में भी समझेंगे। इनर्शिया, the property or the tendency of a body to oppose any change in its state of rest or of uniform motion in a straight line। इससे ही इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया का डेफिनेशन है। इसमें दो चीजें हैं, पहला स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा है यूनिफॉर्म मोशन। ये कहता क्या है, इसका मतलब हुआ कि कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो अपना पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहता है, पोजीशन को चेंज करने को अपोज करता है। वो यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। हम लोग सिंपली कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। इस टेंडेंसी को किसी बॉडी का इनर्शिया कहा जाता है। इसमें दो चीजें हैं, पहला यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। ये बात तो हम लोग की समझ में आती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यदि टेबल पे पड़ा हुआ है, आपका बुक टेबल पे पड़ा हुआ है, तो टेबल पे ही रहेगा जब तक हम लोग उसको हटाएंगे नहीं, फोर्स नहीं लगाएंगे। तो ये फोर्स नहीं लगाएंगे तो हटेगा नहीं। इसे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी समझेंगे। यहाँ सिर्फ हम लोग ये समझ लेते हैं कि यदि टेबल पे बुक रखा है तो टेबल पे ही पड़ा रहेगा। उसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है, मूव कर रहा है, तो कंटिन्यू मूव करता रहेगा, ये इनर्शिया बोलता है। लेकिन इसे थोड़ा समझने में हमें परेशानी होती है कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे किसी फुटबॉल को किक मारा जाए तो कंटिन्यू मूव करता रहेगा, ऐसा देखा नहीं गया है। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, उसे हम लोग समझेंगे। पहले देख लें कि इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है। द मास ऑफ ए बॉडी इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। इट मीन्स जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, जिस बॉडी का मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दो एप्पल है, एक बड़ा एप्पल है, एक छोटा एप्पल है। बड़े एप्पल का मास ज़्यादा है इसलिए इसका इनर्शिया ज़्यादा है, क्योंकि उसको मूव कराने में, उसका पोजीशन चेंज करने में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। छोटे एप्पल को चेंज करने में हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, उसका इनर्शिया कम है। इनर्शिया 3 तरह का होता है। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मीन्स कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इससे हम लोग दो एक्टिविटी से समझेंगे, दो एग्जाम्पल समझेंगे। पहला एक्टिविटी बताता है कि किसी ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया जाए। आप देख पा रहे होंगे पहला फिगर में ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा है, कार्डबोर्ड के ऊपर में कॉइन रखा गया है। यदि कार्डबोर्ड को अंगुली से पुश किया जाता है तो कार्डबोर्ड मोशन में आ जाता है, लेकिन वो कॉइन जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में ही रहना चाहता है। एक टेंडेंसी होता है ऑब्जेक्ट का, क्योंकि मोशन दिया गया कार्डबोर्ड को, कॉइन को नहीं। तो कॉइन चाहता है कि हम रेस्ट में ही रहें, तो कार्डबोर्ड फोर्स पाके आगे बढ़ जाता है, लेकिन कॉइन वहीं पर रहता है और ग्लास में गिर जाता है। इस तरह से सेकंड फिगर में देख पा रहे होंगे कि कार्डबोर्ड एयर में चला गया, ऊपर उठ गया और ग्लास के अंदर वो कॉइन गिर जाता है। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड एक्टिविटी में आप देख पा रहे होंगे कि अचानक कोई बस चलती है तो जो बॉडी होता है पैसेंजर का वो पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि बस जब खड़ी रहती है, रेस्ट में जब बस रहती है तो पूरा का पूरा हॉल बॉडी पैसेंजर का रेस्ट में होता है। लेकिन अचानक जब बस मूव करती है तो बॉडी जो बस के कांटेक्ट में होता है वो भी मोशन में हो जाता है अचानक। लेकिन रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो चाहता है कि हम रेस्ट में ही रहें। ऊपर का पोर्शन रेस्ट में रहना चाहता है और नीचे का पोर्शन, पैर वाला पोर्शन चाहता है कि हम आगे बढ़ जाएं। चूंकि पैर वाला पोर्शन आगे बढ़ जाता है और ऊपर वाला पोर्शन वहीं रहता है, इसलिए वो पीछे की ओर झुक जाता है। दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड, इनर्शिया ऑफ मोशन।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। मोशन में भी वही कहता है, कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है और रुकना नहीं चाहता। इसे दो एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे किसी पर्सन को ठोकर लगता है, जब कोई आदमी चलते रहता है तो चलने के क्रम में उसका पूरा का पूरा हॉल बॉडी उसका मोशन में होता है, लेकिन जैसे ही उसको ठोकर लगती है, ठोकर लगने के बाद में पैर का वो पोर्शन जो ठोकर पे पड़ता है वो अचानक रेस्ट में आ जाता है, रुक जाता है। लेकिन रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी चाहता है कि हम मोशन में ही रहें। तो पैर तो रुक जाता है, लेकिन ऊपर का बॉडी मोशन में रहने के कारण आगे की ओर झुक जाता है, कभी कभी हम लोग गिर भी जाते हैं। सेकंड बस में दिखाया गया है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि बस अचानक चलती है, इसमें है कि बस अचानक रुकती है। यदि कोई बस अचानक रुकती है तो क्या होता है, बस जब चलते रहती है तो पूरा हॉल बॉडी भी मोशन में होता है, लेकिन बस अचानक रुकती है तो बॉडी का वह पार्ट जो बस के कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो भी रुक जाती है ब्रेक मारने के कारण। लेकिन रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी मोशन में है, वो चाहता है कि हम चलते ही रहे और इसी कारण वो आगे की ओर झुक जाता है। तो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये भी बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता, किसी भी तरह का चेंज नहीं चाहता है, ना रेस्ट में का चेंज चाहता है, ना मोशन का, ना डायरेक्शन का चेंज, डायरेक्शन में भी चेंज नहीं होना चाहता है। यहाँ फिगर में आप देख पा रहे हैं कि एक मोड़ है, एक मोड़ है। हम लोगों ने देखा है कि सपोज कीजिए कि कोई बस या कोई कार या कोई मोटरसाइकिल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो हमारा बॉडी भी स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करता है। लेकिन जब बस, कार या मोटरसाइकिल जब किसी मोड़ पे मुड़ता है तो बॉडी का वह पार्ट जो उसके कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में, वो भी बस के साथ, मोटरसाइकिल के साथ मुड़ जाता है, लेकिन रेस्ट पार्ट स्ट्रेट लाइन ही जाना चाहता है, जिसके कारण वो अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाता है। इससे आप लोगों ने भी फील किया होगा, किसी मोड़ में हमारा बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मोड़ की अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाता है। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस तरह से 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया हुए। अब हम लोगों ने देखा रेस्ट इनर्शिया में कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। इसे तो हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रुका हुआ है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम उसे हटाएंगे नहीं, लेकिन मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। इसे समझाने के लिए गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक पार्ट दिया गया है, कुछ सरफेस यहाँ पे हैं जिनका स्लोप अलग अलग है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, पहला इस सरफेस है, इसका स्लोप और ये दूसरे सरफेस का स्लोप एक जैसा है, दोनों का सरफेस सेम है। जब किसी बॉल को इस हाइट से गिराया जाता है तो बॉल फिर से उसी हाइट तक जाता भी है दूसरे सरफेस में। अब देख पा रहे होंगे सभी बॉल का हाइट सेम है। पहले सरफेस का स्लोप एज इट इज रखा जाता है, उसको चेंज नहीं किया जाता है। दूसरे ऑब्जेक्ट का स्लोप पहले ऑब्जेक्ट के अनुसार रखा जाता है, तो क्या होता है, वो बॉल जो है उसी हाइट तक जाता है। लेकिन उसका स्लोप जब चेंज किया जाता है, थोड़ा सा स्लोप कम किया जाता है, जब स्लोप कम किया जाता है तो वह बॉल फिर भी उसी हाइट तक जाता है, लेकिन इस बार वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करता है। इसका स्लोप थोड़ा सा और कम किया जाता है तो बॉल भी उसी हाइट तक जाता है, लेकिन इस बार उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। आप देख पा रहे होंगे कि इसका डिस्टेंस से इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, और ये इस लास्ट वाले लाइन जो बड़ा लाइन दिख रहा है, इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा इसमें बॉल ट्रेवल किया है। और यदि स्लोप को घटा के 0 कर दिया जाए, मीन्स एकदम प्लेन कर दिया जाए, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी है वो इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन वो सरफेस क्या होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, और एयर रेसिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स वहाँ एयर भी नहीं होना चाहिए जो मोशन को अपोज करे। तो कोई ऐसा सरफेस बना दिया जाए जिसमें ना फ्रिक्शन हो ना एयर रेसिस्टेंस हो। तो वैसे में यदि किसी बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन दे दिया जाए तो कंटिन्यू मूव करेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कभी भी रुकेगा नहीं। इसे हम एक दूसरे फिगर से भी समझ सकते हैं। जैसे पहले फिगर में भी 2 सरफेस है, पहले में स्लोप ज़्यादा है तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दूसरे फिगर में स्लोप थोड़ा कम किया गया तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है हुआ बॉल, और थर्ड में स्लोप को बिल्कुल 0 कर दिया जाता है तो डिस्टेंस, वो ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस
ट्रेवल करेगा। इस तरह से गैलीलियो ने इसे प्रूव किया कि कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, लेकिन उसको रोकने वाली जो चीज है वो है फ्रिक्शन और एयर रेसिस्टेंस, जिसे हमें हटाना पड़ेगा तब ये पॉसिबल है। अब आइए समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया लगभग सेम है। इनर्शिया में कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ में थोड़ा सा इसमें ये चीज डाला गया है कि यदि किसी उसमें एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा और मोशन वाला मोशन में रहेगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। और जो वो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो अनबैलेंस्ड ही होना चाहिए, इसलिए कि हम लोगों ने फोर्स में देखा है कि बैलेंस्ड फोर्स जो होता है ओनली कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, और मोशन और पोजीशन और स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ देखा कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। और दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ फोर्स, जिसे हम लोगों ने पहले भी दिया है कि विच लॉ इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो आपको याद रखना है दैट लॉ इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है, जैसे ये बुक इस टेबल पे रखा है तो इसी टेबल पे रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। दूसरा है ये जो स्लोप बनाया हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट है, यदि स्लोप से नीचे की ओर आएगा तो कंटिन्यू प्लेन सरफेस यदि बना रहेगा तो कंटिन्यू प्लेन सरफेस में भी वो मूव करेगा। लेकिन यही कंडीशन है, दो कंडीशन है इसमें कि उसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए और एयर रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो कंटिन्यू वो मूव करेगा। अब आइए देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन। बॉडी के मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसे हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू ma। F is the force, m is the mass and a is the acceleration. F proportional to ma। यदि प्रोपोर्शनल साइन को हटा दिया जाए, इक्वल साइन रखा जाए तो k उस पर रखा जाता है, k इज अ कांस्टेंट, k कांस्टेंट है। अब यदि इक्वेशन 1 में F की जगह पे 1 न्यूटन का कोई फोर्स लगाया जाए, m की जगह 1 kg का ऑब्जेक्ट हो और a की जगह पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यदि हो, तो हम लोग इस सभी का वैल्यू रखें। इट मीन्स F की जगह 1, m की जगह 1 और a की जगह भी 1 रखें, तो k का वैल्यू कितना आता है, k का वैल्यू आता है 1, इसलिए k आएगा 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 इंटू 1, सबके जगह 1 रखने पे k इज इक्वल टू 1 आता है। अब k का वैल्यू 1 आ गया, तो k का वैल्यू 1 को इक्वेशन 1 पे यदि रखा जाए तो F इज इक्वल टू ma आता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक दूसरा भी डेफिनेशन है, लेकिन उस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें पहले मोमेंटम के बारे में समझना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है, जिसे लीनियर मोमेंटम भी कहा जाता है, उसे समझते हैं। मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का। मास किसी भी बॉडी का मास और उसका जो भी वेलोसिटी है दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो उससे ही कहा जाता है मोमेंटम। इट मीन्स बॉडी का मास और वेलोसिटी दोनों मिलके मोमेंटम बनता है, दोनों को बुलाता है मोमेंटम। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए कि यहाँ वेलोसिटी आया है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी से रिलेटेड है, डायरेक्शन से रिलेटेड है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, मीटर kg मीटर पर सेकेंड। मास का यूनिट होता है kg और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का यूनिट हुआ kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट मास में है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास और उसका अपना जो वेलोसिटी है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मोमेंटम हो जाएगा
उसी प्रोडक्ट को ही मोमेंटम कहेंगे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है उसका वेलोसिटी 0 है तो उसका मोमेंटम भी 0 होगा। आइए अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। इसमें जो वर्ड रेट आता है वो टाइम के लिए आता है। द रेट ऑफ change of momentum of a body is equal to unbalanced force acting on it. The force is equal to what? Change in momentum divided by time taken. Change in momentum, momentum को हम लोगों ने देखा है कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो चेंज इन मोमेंटम, यदि पहले उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यदि u रहा होगा और बाद में उसका चेंज होकर v हो गया होगा, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा mv माइनस mu। इसमें से यदि m को कॉमन ले लिया जाए तो बनेगा m इंटू वी माइनस यू बाई टी। तो फोर्स का डेफिनेशन हो गया, यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला हो गया m इंटू वी माइनस यू बाई टी। पहले हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला ma। ये फॉर्मूला भी सेम उसी जैसा है, इसलिए कि v माइनस यू बाई टी ऑलरेडी a के इक्वल होता है। v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू a। इसके जगह पे हम a भी रख सकते हैं। तो अनदर डेफिनेशन ऑफ फोर्स है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is equal to the force। अब आइए एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आप देख पा रहे होंगे कि कोई क्रिकेटर किसी बॉल को जब कैच करना होता है तो अपने बाह को मोड़ लेता है, अचानक बॉल को रोकता नहीं अपने हाथ में। तो हाथ को जब वो पीछे की ओर मोड़ता है तो टाइम को इंक्रीज करता है। जब टाइम को इंक्रीज करता है तो मोमेंटम भी, रेट चेंज इन मोमेंटम भी इंक्रीज कर जाता है। इट मीन्स यदि वो ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए कि 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा था बॉल, तो हाथ में आता तो 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हाथ पे आता और उसी जगह रुकता तो उतना ज़्यादा फोर्स उस पर लगता है। लेकिन जब हाथ को हम धीरे धीरे पीछे को लाते हैं, अचानक नहीं रोकते हैं, तो उस बॉडी का जो स्पीड है, उस बॉल को जो स्पीड है ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होता है। इट मीन्स अचानक जीरो नहीं होता है, धीरे धीरे जीरो होता है। तो मोमेंटम इंक्रीज करता है। जब मोमेंटम इंक्रीज करता है तो हाथ पे लगने वाला फोर्स भी कम होता है, इससे चोट कम लगता है। सेकंड, आप देख पा रहे हो कि कोई ट्रॉली है जिसे एक आदमी धक्का दे रहा है। यदि दोनों ही ट्रॉली में सेम फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा। पहले ट्रॉली का मास कम है, दूसरे ट्रॉली का मास ज्यादा है। तो मास कम है तो इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, दूसरी ट्रॉली में मास ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा। एक्सेलरेशन को आप मोशन से भी समझ सकते हैं। यदि इस ट्रॉली को धक्का दिया जाए तो जितना दूर ये जाएगा उतना ये ट्रॉली नहीं जाएगा। इट मीन्स दोनों में एक्सेलरेशन में डिफरेंस होगा। तो मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, और एक्सेलरेशन मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। दिस इज द सेकंड लॉ, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ मोशन। थर्ड में आप देख पा रहे होंगे कोई हाई जंपर है, जो हाई जंप करने वाला है उसको सामने एक गद्दा या बालू रहता है ताकि अचानक उसका बॉडी जमीन से न टकराए। उसका बॉडी सपोज कीजिए गद्दे पे आएगा तो गद्दे पे धंस जाएगा उसका बॉडी। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो उसका स्पीड जीरो होगा, अचानक उसका स्पीड जीरो नहीं होगा। इट मीन्स फिर से वो टाइम इंक्रीज कर रहा है, उसका बॉडी को रेस्ट में आने का टाइम हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब टाइम इंक्रीज किया जा रहा है, आप यहाँ डेफिनेशन को पहले समझे। यहाँ डेफिनेशन है F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। तो टाइम को इंक्रीज किया जाएगा तो चेंज इन मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, मतलब मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा, अचानक से चेंज नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा कि इस बॉडी पर लेस फोर्स लगेगा और लेस फोर्स लगने पे उसको चोट कम लगेगा। नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि to every action there is an equal and opposite reaction where action and reaction acts on two different bodies। इस डेफिनेशन में आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होता है पहला। दूसरा, एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में नहीं। तीसरा, एक्शन और रिएक्शन टू डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है। इट मीन्स एक बॉडी एक्शन करेगा तो दूसरा बॉडी रिएक्शन करेगा। इन थ्री पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। इसमें एक एक्टिविटी दिखाया गया है जिसमें स्प्रिंग बैलेंस लिया गया है। आप बगल में देख पा रहे होंगे स्प्रिंग बैलेंस, इसमें रीडिंग्स बना होता है इस तरह से 1 2 3 4 0 100 20, इस तरह से रीडिंग्स दिया हुआ है।
न्यूटन में होता है, इसका मेजरमेंट न्यूटन में होता है। तो 0 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, इस तरह से। तो दो स्प्रिंग बैलेंस को इस तरह से एडजस्ट कर लिया जाता है। वन स्प्रिंग बैलेंस को किसी दीवार के साथ लटका दिया जाता है और दूसरे स्प्रिंग बैलेंस को उसके साथ अटैच करके हाथ से खींचा जाता है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि दोनों ही स्प्रिंग बैलेंस में सेम रीडिंग आता है। यदि स्प्रिंग बैलेंस में ए में यदि 10 न्यूटन शो कर रहा है तो स्प्रिंग बैलेंस 2 में भी 10 न्यूटन ही शो करता है। इट मीन्स दोनों में सेम रीडिंग्स आ रहा है, सेम फोर्स को दिखा रहा है। तो इससे पता चलता है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होता है। देखिए इस ए बॉडी ए एक्शन हुआ, हाथ से जिस स्प्रिंग बैलेंस को खींचा जा रहा है एक्शन हुआ, और दूसरे स्प्रिंग बैलेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो दोनों इक्वल दिखा रहा है, दोनों में सेम रीडिंग आ रहा है, तो इक्वल हुआ। दूसरा डायरेक्शन अपोजिट है। इस स्प्रिंग बैलेंस को इस डायरेक्शन में कोई खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, और दूसरे स्प्रिंग बैलेंस ए को दीवार अपनी ओर खींच रहा है, तो डायरेक्शन भी अपोजिट हुआ। और तीसरा दो स्प्रिंग बैलेंस है, इट मीन्स टू डिफरेंट बॉडीज है। पहला स्प्रिंग बैलेंस जो बी है उसमें एक्शन हो रहा है, और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस जो ए है उसमें रिएक्शन हो रहा है। तीनों ही पॉइंट्स को यहाँ पे शो किया गया है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। ये रीडिंग बताता है, दोनों में सेम रीडिंग आया, इसलिए एक्शन रिएक्शन इक्वल है। और डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए कि हाथ इसको एक डायरेक्शन में खींच रहा है और दीवार दूसरे को दूसरे डायरेक्शन में खींच रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट हुआ। और तीसरा कि टू डिफरेंट बॉडीज है, यहाँ टू डिफरेंट स्प्रिंग बैलेंस है और एक स्प्रिंग बैलेंस में एक्शन हो रहा है, दूसरे में रिएक्शन हो रहा है। इस तरह से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये प्रूव करता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन क्या है? जैसे किसी राइफल को या किसी बंदूक से जो गोली निकलता है तो क्या होता है, सबसे पहले एक्शन क्या होता है, एक्शन के तौर पे हम लोग ट्रिगर दबाते हैं, ट्रिगर एक्शन हुआ। तो ट्रिगर जब दबता है तो गोली वहां से निकलती है और रिएक्शन होता है। तो एक्शन गोली के निकलने पे, अब गोली जब निकल गया आपका, बुलेट जब यहाँ से निकल गया, तो बुलेट जब एक्शन किया, बुलेट निकलने के पहले राइफल में या बंदूक में भी पीछे की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगाता है। बुलेट निकलने के पहले बंदूक में भी एक रिएक्शन फोर्स लगाता है, जिसके कारण चलाने वाले आदमी को भी फोर्स लगता है, उसे भी फोर्स महसूस होता है। दूसरा है फोर्स ऑफ रॉकेट। रॉकेट में भी इसी तरह से होता है। रॉकेट में जो फ्यूल होता है, फ्यूल जब जलता है तो उसमें से गैस बाहर आता है, बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस काफी स्पीड के साथ बाहर आता है, वो हुआ एक्शन। और उसी एक्शन से जो रिएक्शन प्रोड्यूस होता है उसके कारण रॉकेट आगे बढ़ते जाता है। तो ये गन का चलना, बुलेट का निकलना और रॉकेट का आगे बढ़ना, ये भी एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है।